हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिव्या। मैं आपको बेहद हैरान कर देने वाली एक मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है स्नेहल गंवारे की, जिनकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी जाती है। लेकिन उनकी हत्या के बाद जो खबरें सामने आती हैं, उन्हें सुनकर आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब इस केस की परत दर परत सच्चाई खोली गई तो हर कोई हैरान रह गया। पूरी सच्चाई जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो आखिर यह केस कब और कहां घटा? वास्तव में स्नेहल की हत्या किसने की थी? इस केस में आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। हम कहानी शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही मर्डर मिस्ट्री सुनने को रोज मिले। इस केस की विक्टिम स्नेहल गंवारे थी। घटना के समय स्नेहल गंवारे की उम्र लगभग 21 साल की थी। इस समय वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, जिसमें उनका दूसरा साल था। स्नेहल के पिता का नाम हिंदू राव गंवारे था, जो कि बैंक में काम किया करते थे, और उनकी माता का नाम कल्पना गंवारे था, जो कि एक टीचर थी। स्नेहल के अलावा इनकी एक और बेटी थी, जिसका नाम शीतल गंवारे था, जो कि उन दिनों लंदन में पढ़ाई किया करती थी। ये पूरा गंवारे परिवार पुणे में रहता था। स्नेहल की गिनती अपने बैच के बेस्ट स्टूडेंट में से की जाती थी। पढ़ने के साथ साथ स्नेहल को घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक था। इसलिए जब जून महीने में उनके कॉलेज से कुछ दोस्त ट्रैकिंग पर जाने का मन बनाते तो स्नेहल भी उनके साथ ट्रैकिंग के लिए चली जाती थी। यह लोग वहाँ कई दिनों तक खूब मौज मस्ती करते, मगर वापस आने से ठीक पहले ही ट्रैकिंग के दौरान ही स्नेहल के पैर का अंगूठा बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है। उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। यहाँ ट्रीटमेंट के बाद स्नेहल को कम से कम 1 से 1.5 महीने का आराम करने के लिए कहा जाता है। अस्पताल से वापस आकर स्नेहल घटना वाले दिन के लगभग 1 महीने पहले से ही घर पर ही रह रही थी। हर रोज की तरह 19 जुलाई 2007 को भी स्नेहल अपने घर पर ही थी। दिन के 11 बजे स्नेहल की मां कल्पना अपने रूटीन के मुताबिक स्नेहल को घर पर अकेले छोड़कर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। स्नेहल के पिता भी सुबह अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। जब स्नेहल की मां अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आती हैं तो उन्हें स्नेहल दिखाई नहीं देती, इसलिए वह उन्हें खोजने के लिए उसके कमरे तक जाती हैं। वो देखती हैं कि स्नेहल की चप्पल दरवाजे पर पड़ी हुई है। स्नेहल की माँ देखती हैं कि स्नेहल का चश्मा और ब्रेसलेट भी उसके कमरे में ही पड़ा हुआ था। अब कल्पना घबराकर स्नेहल को आवाज़ लगाने लगती हैं, मगर कहीं से स्नेहल की आवाज़ नहीं आती। इसके बाद कल्पना बेटी के घर से गायब होने की सूचना अपने पति को देने के लिए अपना मोबाइल निकालती है, तो देखती है कि उनकी मोबाइल पर शाम के 3:28 पर स्नेहल का एक एसएमएस आया हुआ था। वह जल्दी से इस एसएमएस को खोलती है तो पता चलता है कि एसएमएस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि वह एक ब्लैक एसएमएस था। यह एसएमएस देखने के बाद स्नेहल के गायब होने की खबर अपने पति को देती है। स्नेहल के पिता भी अपने ऑफिस से तुरंत आ जाते हैं और स्नेहल को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी देर रात तक स्नेहल के पिता और माता दोनों उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। अब तक रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। स्नेहल की गायब होने की वजह से किसी को नींद नहीं आती और सुबह ही दोनों लोग उन दिनों स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड भी हुआ करता था, जिसका नाम धीरेन्द्र कुमार था। सुबह उठकर स्नेहल की माँ उसके पास भी फ़ोन करती हैं, लेकिन फ़ोन उठने के बाद वो भी कहता है कि
कि मुझे स्नेहल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तभी स्नेहल की माँ को प्यास लग जाती है। वो पानी पीने के लिए बेड के नीचे रखे बॉटल को उठाकर पानी पीती हैं और उसे बेड में बने बक्से में बॉटल को रखने के लिए गद्दे को उठाती हैं। लेकिन वो जैसे ही गद्दे को उठाते हैं उन्हें स्नेहल की उसके अंदर लाश दिखाई देती है। उसे देखते ही वो जो मोहल्ले के लोगों ने जब स्नेहल की लाश को बेड से बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि स्नेहल के दोनों हाथ और पैर रस्से से बंधे थे और मुंह में टॉवेल लपेटा था। घर वालों द्वारा सबसे पहला शक स्नेहल के बॉयफ्रेंड वीरेन राठौर पर जाता है। स्नेहल की मां के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से स्नेहल की और वीरेन कुमार की किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था और इन दोनों में आजकल बातचीत भी बहुत कम हो गई थी। घर वालों के बयान के मुताबिक इसी झगड़ा की वजह से शायद वीरेन ने ही स्नेहल की हत्या कर दी होगी। वैसे भी वीरेन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो घर में अक्सर आता जाता रहता था और इसके बारे में स्नेहल की मां को भी अच्छे से पता था। घर में ही तलाशी के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि स्नेहल का एक सोने का चैन और उसके पास का नोकिया फ़ोन भी गायब है। किसी भी तरह से सबूत नहीं मिलता है। इससे यह साफ पता चलता है कि जिसने स्नेहल की हत्या की है वो बड़े आराम से घर के अंदर आया और शायद उस समय स्नेहल भी शांत थी। पोस्टमार्टम के दौरान स्नेहल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि स्नेहल की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। जांच के बाद यह भी पता चला कि उसके साथ किसी भी तरह का यौन असॉल्ट नहीं हुआ था। घर से कोई दूसरी चीज़ भी नहीं गायब हुई थी। ऐसे में यह लूट के लिए की गई हत्या का मामला भी नहीं लग रहा था। अब पुलिस शक के आधार पर सबसे पहले स्नेहल के बॉयफ्रेंड वीरेन को पूछताछ के लिए बुलाती है। सबसे पहले वीरेन से घटना वाले दिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह के बारे में पूछा जाता है तो वह बताता है कि 2 दिन से उसका मोबाइल फ़ोन ख़राब चल रहा है और वह मोबाइल तभी ऑन करता है जब उसे किसी को फ़ोन करना होता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि घटना वाले दिन तुम कहाँ थे? तभी वीरेन कहता है कि मैं रोज़ की तरह अपने कंपनी में काम के लिए गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस उसकी कंपनी में जा पहुंचती है और उसकी पूछताछ करती है। तभी उसके कलीग्स बताते हैं कि वो दिन भर 19 जुलाई 2007 को काम पर ही था, मगर जब कंपनी के अटेंडेंस रजिस्टर को लाने को कहा जाता है तो पता चलता है कि अटेंडेंस रजिस्टर अचानक से गायब हो गया है। पुलिस वाले उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। यह कोशिश वर्षों तक चलती रहती है मगर वो रजिस्टर कभी नहीं मिल पाता है। वीरेन के साथियों द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि वीरेन संभावित हत्या वाले दिन काम पर ही था। ऊपर से स्नेहल के कमरे या पूरे घर में कहीं भी ऐसे एक भी सबूत नहीं मिलते जिससे यह साबित हो सके कि वीरेन घटना वाले दिन या उससे पहले इस घर में आया था। गिरफ्तारी से कुछ ही दिनों बाद वीरेन को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बाद फिर से वीरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है मगर इस बार भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अंत में वीरेन का साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन एनालिसिस भी कराया जाता है मगर उससे भी कुछ सबूत नहीं मिलता। पुलिस वालों को और घर वालों को सबसे ज़्यादा शक वीरेन पर ही था। अब पुलिस नए सिरे से जांच करना शुरू करती है। इस जांच के दायरे में वीरेन के माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी शामिल करती है। इसी जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि स्नेहल के पिता हिंदू राव को शक था कि उनकी पत्नी कल्पना का चक्कर उसके ही एक रिश्तेदार अनिल से था। पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है कि कहीं इस अवैध संबंध को छुपाने के लिए तो यह हत्या नहीं की गई। इस कारण अब स्नेहल की मां कल्पना का भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है। यह सभी टेस्ट स्नेहल के पिता हिंदू राव पर भी किए गए मगर यहाँ भी स्नेहल की हत्या के संबंध में कुछ भी नहीं मिला।
हालांकि इस जांच के दौरान एक खुलासा जरूर हुआ कि स्नेहल की मां कल्पना और पिता हिंदू राव के आपसी संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। यहाँ तक कि हिंदू राव की बड़ी बेटी शीतल, जो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उससे भी हिंदू राव के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि शीतल और उसके पिता के बीच भी तनावपूर्ण संबंध है और स्नेहल से भी उसके पिता का कोई अच्छा संबंध नहीं था। पुलिस चारों को शक के दायरे में ले रही थी, लेकिन अभी तक वीरेन राठौर को क्लीन चिट नहीं दी गई थी। उस पर भी बराबर नज़र पुलिस बनाए रखी हुई थी, लेकिन गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। कुछ अधिकारियों का शक इब्राहिम गैंग की ओर भी जा रहा था। तभी पुलिस इब्राहिम गैंग के कुछ लोगों को बुलाती है और कई दिनों तक पूछताछ जारी रखती है, लेकिन पूछताछ के बाद भी कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इसी दौरान पुलिस कल्पना का गुम हुआ मोबाइल भी खोज रही थी। मोबाइल गुम होने के कुछ दिनों तक मोबाइल स्विच ऑफ बताया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मोबाइल में कुछ एक्टिविटी दर्ज की जाती है। पुलिस IMI के जरिए मोबाइल को ट्रेस करते हुए मनसुख शिवाजी पाटिल नाम के व्यक्ति के पास यह मोबाइल बरामद कर लेती है। इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। मनसुख शिवाजी पाटिल कांदीवाली में एक दुकान चलाया करते थे। उनको यह मोबाइल किसी शख्स ने कुछ दिनों पहले 35,000 रुपये में बेच दिया था। बेचने वाले ने बताया था कि मोबाइल उन्हें कहीं गिरा हुआ मिला था। पुलिस के कई घंटे की पूछताछ के बाद पता चलता है कि वास्तव में स्नेहल से मनसुख शिवाजी पाटिल का कोई लेना देना नहीं था। बाद में पुलिस मनसुख के माध्यम से उस तीसरे व्यक्ति को भी पकड़ लेती है जो मोबाइल फ़ोन को मनसुख के हाथों में बेचा हुआ था। पकड़ने के बाद घर वालों ने उसे पहचान ही नहीं पाया, इसलिए उसे भी छोड़ दिया जाता है। घर में घर वालों के फिंगरप्रिंट्स तो ज़रूर मैच कर रहे थे, लेकिन वो इस बात का पुख्ता सबूत नहीं थे कि उन लोगों ने ही स्नेहल को मारा है। अनजाने में लगातार लोग इस कमरे में जा रहे थे, यहाँ तक कि कमरे में बेड के नीचे लाश रखी हुई थी, उसके ऊपर लोग सो रहे थे। ऐसे में घर के लोगों के फिंगरप्रिंट मैच खाना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। उसी भीड़ में पुलिस वीरेन के फिंगरप्रिंट्स ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वीरेन के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। उसके बाद पुलिस वीरेन राठौर को क्लीन चिट दे देता है। उसके बाद वीरेन राठौर विदेश पढ़ने के लिए चला जाता है। समय बीतता गया, मगर पुलिस कभी भी कातिल तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद इस केस को क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दिया जाता है। तभी 2010 में ही वीरेन राठौर के पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद वीरेन राठौर विदेश में अपनी पढ़ाई छोड़कर घर वापस अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए चला आता है। उसके बाद क्राइम ब्रांच वीरेन राठौर को ही मुजरिम मानकर इस केस की जांच को आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच वीरेन राठौर का नारकोटिक टेस्ट लेने का फैसला करती है। वीरेन राठौर भी नारकोटिक टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की तरफ से इसमें एक फिर से मोड़ आता है। क्राइम ब्रांच की ओर से कोर्ट में बयान दिया जाता है कि पुलिस को वीरेन राठौर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, इसलिए अब नारकोटिक टेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही वीरेन भी कोर्ट में नारकोटिक टेस्ट के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले लेता है। कुल मिलाकर स्नेहल गंवारी की हत्या को अब तक 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो पुलिस किसी कातिल को पकड़ पाई है, ना कोई गवाह ला पाई है। कुछ भी अभी तक इस केस के बारे में नहीं पता है। वैसे बता दें कि अभी तक ये केस बंद नहीं हुआ है। पुलिस अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यही सोच रही है कि शायद कभी इस केस का खुलासा हो पाए। वैसे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस केस में कातिल